गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और ऑन योर रिक्वेस्ट आज कोनिक सेक्शंस का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये एसआरजी पेपर है, ठीक है ना, एलएन का। और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें। सो व्हाट आई रिकमेंड इज मैंने आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, ठीक है, क्योंकि अगर इस पेपर में आपका स्कोर 40% से ऊपर है तो काफ़ी डिसेंट स्कोर है। मीन्स योर कॉन्सेप्ट फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज रियली गुड। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो फर्स्ट गो में मैं इस 4 क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा एंड देन विल गो एट, ठीक है। So first question is from ellipse. Ellipse has the point 1 comma minus 1 and 2 comma minus 1 is p और x plus y equals 5 जो है वो टेंजेंट दे रखा है, वन ऑफ इट्स टेंजेंट, देन y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन टचेस द ellipse। तो सबसे पहले इस टाइप के प्रॉब्लम में क्या करते हैं ना, एक रफ पिक्चर बनाते हैं। तो अपने पास एक कुछ एलिप्स होगा, मुझे पता नहीं है कैसा एलिप्स है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो वर्टिकल हो, लेकिन चूंकि तुमको दे रखा है x कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज कर रहा है। तो वी हैव 1 कॉमा माइनस 1, अगर मान लो एक फोकस है, और दूसरा 2 कॉमा माइनस 1, एंड दे हैव मेंशन अ टेंजेंट इक्वेशन x प्लस y इक्वल टू 5, इसका टेंजेंट दे रखा है। देन y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मींस ये जो पॉइंट है, द पॉइंट वेयर इट टचेस टेंजेंट टचेस द एलिप्स, इसके बारे में आपसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। अब देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन को देख के आपको लगेगा इसमें तो बहुत कम इंफॉर्मेशन है, कुछ नहीं दिया हुआ है मेरे पास, ना ए दिया हुआ है, ना बी दिया हुआ है, ना इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है, ठीक है। द सेकेंड थिंग इज आप डायरेक्टली इसको आप इन द बिगिनिंग यू डोंट एज्यूम इट टू बी एस्टेंडेड एलिप्स, जैसे इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस जो है वो स्टार्टिंग में आप एज्यूम नहीं कीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हो ये जो फोकस है वो एक लाइन पे है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे ऑल दो वो एजम्पशंस वर्क कर जाएगा, बट बेसिकली यू शुड नॉट यूज दैट। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं ए बी और ई को ढूंढना चाहूँ। अब देखो इसमें प्रॉपर्टीज का कंटिन्यूसली यूज होगा, तो इसमें की प्रॉपर्टीज क्या होंगे। सबसे पहले आपको पता है अगर मैं कोई भी फोकस, दो फोकस के डिस्टेंस का बात करूँ, इंडिपेंडेंट ऑफ इलिप्स का ओरिएंटेशन जैसा भी हो, तो वो हो जाएगा 2AE, राइट। सो 2AE का वैल्यू दे रखा अपने पास, तो यहाँ से एक इंफॉर्मेशन आ गया ए इक्वल टू हाफ। चलो अब कुछ ऐसा जुगाड़ लगाते हैं जिससे ए का या बी का वैल्यू निकल जाए। इसके लिए आपको प्रॉपर्टी पता है, अगर मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं फोकस से ऑन एनी टेंजेंट टू द इलिप्स, ठीक है, लेट्स से दिस इज f1 एंड f2, सो वी नो, इसको मैं फोकस s2 बोल रहा हूँ, s1 f1 इंटू s2 f2 जो होता है बी स्क्वायर, राइट। एंड मोर एवर फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाई ऑन ऑक्सिलरी सर्कल, मतलब सर्कल विद दिस इन पॉइंट्स ऑफ इलिप्स एज डायमीटर। तो यहाँ पे s1 f1 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ 1 कॉमा माइनस 1 फ्रॉम दिस लाइन। तो s1 f1 जो होगा वो मॉड ऑफ s1 से इस लाइन का डिस्टेंस, so 1 minus 1 minus 5 by root 2, which will give you 5 by root 2. Similarly s2 f2 will be mod of 2 minus 1 minus 5 by root 2, which is 4 by root 2. तो इस दोनों का प्रोडक्ट जो आया अपने पास बी स्क्वायर इज 20/2 which is 10. तो दैट्स अ गुड न्यूज, मेरे पास बी स्क्वायर का वैल्यू है, ए ई का वैल्यू है। तो अब कुछ करके या तो मैं इसेंट्रिसिटी निकाल लूँ या फिर ए निकालूँ तो मेरा काम बन जाएगा। चलो ए निकालने का प्रयास करते हैं। तो आपको फिर से एक प्रॉपर्टी है, अगर मैं फोकस का इमेज लूँ, ठीक है ना, जैसे मैं S1 का अगर इमेज ले लूँ मुझे S1 डैश इन एनी टेंजेंट, सो वी नो द डिस्टेंस बिटवीन S1 डैश और S2 जो होगा ये 2A आता है, राइट, दिस विल बी 2। सो द प्रॉपर्टी गोज लाइक दिस, द लोकस ऑफ फोकस ऑफ इमेज of an ellipse in any tangent to an ellipse will lie on a circle with other focus as center and 2A as radius, right। यहाँ पे अगर मैं S1 का इमेज लूँ इस लाइन में तो कैसे निकालूंगा, 1 कॉमा माइनस 1 का इमेज इन x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो चलो अब ये इमेज वाला फॉर्मूला, सपोज ये इमेज अल्फा कॉमा बीटा है, तो अल्फा माइनस 1 बाई कोफिशिएंट 1 प्लस बीटा प्लस 1 बाई कोफिशिएंट ऑफ y 1 इज माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 माइनस 5 बाई 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2। ये तुम्हारे पास हो गया 5
तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू 6 निकल के आया और बीटा 4। सो आई नो इमेज जो होगा वो 6,4 आएगा, S1 डैश 6,4। ठीक, अब यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ जो ये 2a का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी पता है। ठीक है, 2a का जो वैल्यू है वो मुझे पता है। ठीक है, अब 2a एक्चुअली फाइंड करना अगर आप चाहिए तो 2a इक्वल टू S1 डैश S2 निकाल लो। 2a इक्वल टू S1 डैश S2 निकाल लो। अब वहाँ से जैसे तुम्हारे पास ये आ गया, इसेंट्रिसिटी ये आ गया, तो इलिप्स के हर एक पैरामीटर के बारे में बता सकते। लेकिन मुझे निकालना है इनफैक्ट इसका y कोऑर्डिनेट। ठीक है, y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट मुझे चाहिए। सो इफ इट इज x, y। अब देखो दिस डायग्राम इज नॉट अप टू दिस स्केल, लेकिन अब ब्यूटी है अगेन प्रॉपर्टी से, इट्स नॉट अ न्यू प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी अभी मैं यूज किया। अगर मेरे पास दो फोकस है S1 S2, एंड इफ आई टेक द इमेज ऑफ S1 तो S1 डैश आएगा। ठीक है, तो बाय रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी इन वन ऑफ माय लेक्चर आई प्रूव S1 डैश ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P और S2 जो होगा ये कॉलिनियर होगा, तो ये तीनों एक ही लाइन में होगा, ऑन सेम लाइन। तो उसका मैं यूज कर लो, उसका मैं यूज कर रहा हूँ। इसका मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आप देख रहे हो ये P, ये नथिंग बट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। तो डायग्राम अप टू द स्केल नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू इन आवर गिवन डायग्राम मैं बताया था ये जो रिफ्लेक्शन है ये आ रहा है 6,4, S2 मुझे पता है 2,-1, ये डायग्राम देखो, और ये लाइन दे रखा है तुमको x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो बस अब ये लाइन और इस लाइन को सॉल्व कर लो और वही हो जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जिसका मुझे y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। इस लाइन का इक्वेशन क्या आने वाला है? इस लाइन का इक्वेशन जो होगा वो आएगा y माइनस 4 इक्वल टू स्लोप, स्लोप इज 5/4 टाइम्स x माइनस 6, which will give you 4y minus 16 is 5x minus 30. So 4y minus 5x equal to minus 14। और जो अपने पास गिवन इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, इस दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वही मुझे फाइंड करना है, उसका y कोऑर्डिनेट। लेट्स कॉल इंटरसेक्शन इज x नॉट y नॉट। तो y का वैल्यू इज 5 माइनस एक्स, उसमें डाल दीजिए, तो 4y, दिस इंप्लाइज 4y minus 5 times 5 minus y equals minus 14, which will give 4y और इधर से 5y, तो 9y equal to minus 14 plus 25 which is 11, so y equal to 11/9 and that is precisely y naught। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ये आप देखो फाइनली हमने यहाँ से क्या फाइंड किया, मैंने फाइनली फाइंड कर लिया जो भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ये Q, इस डायग्राम के अनुसार P और Q दोनों सेम है। ठीक है, इसलिए मैं उसको जस्टिफाई किया, ये डायग्राम बना, क्योंकि इन द बिगिनिंग आप प्रॉपर डायग्राम नहीं बनाओगे, स्टूडेंट ऐसे ही करेगा, मुझे तो पता था ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है ना, तो अब फाइनली मेरा आंसर है। तो ये काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन था जिसपे जो की प्रॉपर्टीज हमने यूज किया है वो है प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम फोकस टू एनी टैंजेंट इज b², और दूसरा फोकस का जो इमेज होने वाला है कोई भी टैंजेंट में, ठीक है ना, वो सपोज S1 डैश है, वो चाहे फर्स्ट फोकस का हो सेकेंड, वो दूसरे वाले फोकस से कांस्टेंट डिस्टेंस 2a पे रहेगा। मतलब अगर मैं टेंजेंट को चेंज करते रहूँ, ठीक है, और ये फोकस का इमेज लेते रहूँ, तो ये जो S1 डैश का लोकस एक जो बनेगा वो सर्कल बनेगा विद S2 एज सेंटर एंड 2 एज रेडियस, जिसको आप रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी से आसानी से प्रूव कर सकते हो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो पैराबोला के मेरे इलिप्स के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे वो प्रूवन है। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी है जिसका यूज यहाँ पे नहीं हुआ है, F2 और F1 जो होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वो ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करेगा, है ना, तो सर्कल विथ मेजर एक्सिस डायमीटर, ये वाले सर्कल पे लाई करेगा। तो अब मैं बहुत सारे प्रॉपर्टी यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर उससे आप क्लैरिटी जो होगा वो मिसिंग हो जाएगा, लेकिन आई रिकमेंड टू गो थ्रू ऑल दिस प्रॉपर्टी। तो देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन था। इस मिनिमम इन्फॉर्मेशन से मेरे पास सिर्फ 3 इन्फॉर्मेशन से यहाँ से सब कुछ निकल गया ना। इलिप्स का पैरामीटर ए बी ई हम फाइंड कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सो मेनी इन्फॉर्मेशन। चलो दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। गिवन दैट MnST ये पॉजिटिव क्वांटिटी है एंड M/S प्लस N/T इज 1, M प्लस N का वैल्यू 3 है, MnR फिक्स कांस्टेंट, बहुत बढ़िया।
इफ मिनिमम ऑफ एस एंड टी, इसका मतलब चेंज क्या हो रहा है आप ध्यान दीजिएगा, एस और टी चेंजिंग और एम एन और एन जो है वो फिक्स कांस्टेंट है। तो इन हाउ मेनी वेज एम प्लस एन कैन बी 3, वो कुछ भी हो सकता है, मान लो एम इक्वल टू 1 हो जाए और एन इक्वल टू 2 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, एम इक्वल टू 3/2 हो जाए, एन इक्वल टू लेफ्ट ओवर हो जाएगा, लेकिन ऐसा होना चाहिए जिससे पॉजिटिव हो और वो फिक्स वैल्यू। अब बोल रहा है अगर मैं एस और टी को ऐसे चेंज करूँ सच दैट मिनिमम ऑफ एस प्लस 3 + 2√2, तो फिर आपको बेसिकली एम एन का वैल्यू निकालना है, एंड देन अननेसेसरी दे हैव क्रिएटेड अ प्रॉब्लम बिकॉज एम एन का वैल्यू निकालेगा, देन एम एन इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ इलिप्स, टिपिकल वे ऑफ आस्किंग जेईई मेंस क्वेश्चन। दिस पेपर है अब जेईई एडवांस, ये सारजी बैच का पेपर है, टफ लेवल ऑफ जेईई एडवांस है, जो कि आपको फर्स्ट प्रॉब्लम से दिख रहा होगा। तो चलो अब इसमें हम कैसे सोचेंगे, एक तो जैसे एम और एन पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिविटी के कारण एक पॉजिटिविटी आ रहा है अपने दिमाग में, क्या जो एम जी एम का मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरा तरीका है जो थोड़े एम जी एम यूज करने से पहले, चूंकि सम ऑफ टू क्वांटिटी 1 है, राइट, अगर गोलू प्लस भोलू इज इक्वल टू 1 और गोलू भोलू दोनों नॉन नेगेटिव, तो मैं तो ये पक्का बोल सकता हूँ अगर मैं गोलू को साइन स्क्वायर थीटा ले लूँ तो भोलू ऑटोमेटिकली कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सो देयर एग्जिस्ट सम थीटा बिलोंग्स टू, आप कोई भी इंटरवल कर सकते हो 0 से π/2 और जहाँ से, तो बिलोंग्स टू रियल सच दैट मैं गोलू को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा से, एंड दैट विल इम्प्लाई भोलू जो है कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द बेसिक आइडिया जिस पे हम वर्क करेंगे इस प्रॉब्लम में। जैसे m/s, सपोज इफ आई टेक साइन स्क्वायर थीटा और n/t को मैंने रख लिया कॉस स्क्वायर थीटा, इससे मैं क्या बोल सकता हूँ, इससे s का जो वैल्यू है, अब आप ध्यान दीजिएगा m और n जो है वो फिक्स क्वांटिटी है, कोई फिक्स नंबर होगा, तो s को हम क्या लिख सकते हैं, m cos सेकेंड स्क्वायर थीटा, ऑफ कोर्स मैं थीटा को 0 नहीं ले रहा हूँ, और t का जो वैल्यू आएगा यहाँ से n सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो s प्लस t का मान क्या है इसका वैल्यू, m cos सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस n सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे अगर तुम डायरेक्ट इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करना चाहोगे तो एम जी एम अगर लगाओगे तो कॉस सेकेंड और सेकेंड कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा दिमाग है, इसको हम लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर थीटा प्लस n टाइम्स 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब इससे फायदा क्या हो गया अपने को, cot और tan जो है एम जी एम में रूट ए बी में कैंसिल हो जाएगा, एम जी एम क्या है टू नॉन नेगेटिव क्वांटिटी के लिए, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ एम। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से व्हाट वी कैन राइट m + n प्लस m cot स्क्वायर थीटा प्लस n tan स्क्वायर थीटा। अब तुम ध्यान से देखो ये वाला टर्म पे मैं एम जिम लगा सकता हूँ, क्यों लगा सकता हूँ, क्योंकि एम ऑलरेडी पॉजिटिव है, एन जो है वो पॉजिटिव है, कॉट स्क्वायर पॉजिटिव होगा, टेन स्क्वायर पॉजिटिव, तो अब यूजिंग एम जिम में बोल सकता हूँ क्या, एम कॉट स्क्वायर थीटा प्लस एन टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 ग्रेटर एन इक्वल टू रूट ओवर दिस इंटू दिस, तो ये एम एन आ जाएगा इंटू 1 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू जो होगा वो ऑलवेज भरा होगा, ठीक है ना, ये ऑलवेज ग्रेटर एन इक्वल टू 2√mn आ जाएगा, राइट, ऑलवेज ग्रेटर देन 2√mn। आपको पता है m + n का वैल्यू 3 दे रखा है, ऑलवेज ग्रेटर देन 3 + √m, तो मैं बोल सकता हूँ इसका मिनिमम जो वैल्यू आया s + t मिनिमम वो ये होने वाला है, क्योंकि ये क्वांटिटी जो है, दिस क्वांटिटी ऊपर वाला विल ऑलवेज ग्रेटर देन दिस m + m + 2√m। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे हैव गिवन मिनिमम टू बी, दे रखा है 3 + 2√2, जस्ट कंपेयर कर दो, इफ मिनिमम इज 3 + 2√2, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ √mn का वैल्यू कितना है 2, √mn का वैल्यू √2 है, विच मीन्स mn इक्वल टू 2। अब mn 2 है और m + n का वैल्यू 3 है, तो क्लियरली m और n आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो, m टाइम्स n के जगह पे 3 - m इक्वल टू 2, so 3m - m स्क्वायर इक्वल टू 2, दैट गिव्स m स्क्वायर minus 3m plus 2 is 0, m minus 1 m minus 2 is 0, so either m is 1 or 2, इस दोनों में से एक होगा, ठीक है, दैट्स वाई। अब देखो जैसे अगर m का वैल्यू मेरा 1 आ जाएगा तो n 2 होगा, और अगर m 2 आएगा तो n 1 होगा। अब इसको भी डिफाइन करने के लिए कुछ दिया होगा, दैट्स वाई दे हैव गिवन m इज लेस देन n,
ठीक है, तो m छोटा होना चाहिए, m छोटा होना चाहिए, तो द वैलिड आंसर इज m1 m2। सो पॉइंट अपने पास जो मिला वो 1,2 मिला। तो ये तो था एमजीएम वाला काम आपसे करवाया थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करके। अब पूछ रहा है एम एन इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड देन द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। तो आपको पता है अगर कोई भी एलिप्स है, अगर उसका मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड दे रखा है 1,2, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जो आएगा t इक्वल टू एस बनाएगा। ठीक, अब चलो इक्वेशंस देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। t इक्वल टू एस वन विल गिव एक्स x1 6/4 प्लस वाई y1 s1 इक्वल टू s1 मतलब इलिप्स के एक्सप्रेशन में वो पुट कर दो। तो 1 स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 स्क्वायर बाई 16 माइनस 1 गया। x/4 प्लस y/8 इक्वल्स ये 4/16 1/4 1/4 तो हाफ हो जाएगा। 2 से 2 गया 4 गया, x/2 प्लस y/4 इक्वल टू 1। ठीक है, ये आंसर होना चाहिए। अब इसको अगर आप इवेलुएट करोगे तो फिर क्या है अपने पास 2x प्लस y इक्वल टू 4। सो दिस विल बी द आंसर फॉर योर क्वेश्चन 2x प्लस y इक्वल टू। तो ऑप्शन सी लेंदी क्वेश्चन था ये डेफिनेटली, क्योंकि सबसे पहले आपको दो काम करवा रहा था। एक तो इस पॉइंट के बाद जो है एक दूसरा क्वेश्चन आ गया t इक्वल टू s1 वाला, और इस जंक्शन से पहले जो है वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन का। तो एग्जाम में या तो अगर आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर पा रहे थे एम और एन का वैल्यूज, कोई गैस कर रहा है बंदा 1 2 और 2 1 करके, क्योंकि इसको देखते हुए, तो फिर ठीक है वो फास्ट कर देता, नहीं तो आपको एमजीएम करना होता। सो आई रेट दिस एज टफ क्वेश्चन, ठीक है ना, और ये तो डेफिनेटली टफ था पहला वाला। फर्स्ट इज टफ बिकॉज ऑफ कॉन्सेप्ट, सेकंड इज टफ बिकॉज इट्स ज्वाइन ऑफ टू डिफरेंट इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम। चलो थर्ड को देखते हैं। कंसीडर टू पैराबोला, दो पैराबोला दे रखा है। लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट बिटवीन P1 and P2 द लाइन सेगमेंट। तो कुछ ऐसा पैराबोला होगा दो। चलो इसको बनाते हैं। तो फर्स्ट पैराबोला को मैं कैसे लिख सकता हूँ परफेक्ट स्क्वायर से, y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 टाइम्स x प्लस 1/3। दिस इज पैराबोला 1। फिर सेकेंड को परफेक्ट स्क्वायर बना दो, तो इस माइनस 2 टाइम्स x प्लस 1/2। अब इससे क्या मिला, इससे मिला दोनों पैराबोला जो है वो कुछ एक उधर खुल रहा है निगेटिव में, और दूसरा पॉजिटिव में खुल रहा है। ये तो प्लस प्लस 3 आएगा, पहला वाला प्लस 3। नाउ वी हैव कॉर्ड्स। क्या पूछ रहे हैं, लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सीक्वेंस पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो इनका एक्सिस ये। अब इसके पैरेलल अगर मैं कोई भी कॉर्ड बनाऊं, मान लो इसका मिड पॉइंट का लोकस फाइंड, लेट्स से दैट इज h, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या है इस लाइन का, तो आई कैन फाइंड द करस्पॉन्डिंग पॉइंट लेट्स से m ऑन दिस पैराबोला। और m क्या होगा, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे k रख दो, पुट y इक्वल टू k। तो वहाँ से जो तुम्हारा पॉइंट आएगा k माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1/3 कॉमा, ये। और m का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा अपने पास k माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1/-2, बिकॉज दे आर ऑन द सेम हाइट, दैट्स व्हाई y कोऑर्डिनेट विल बी सेम। बस अब मिड पॉइंट h कॉमा k है, तो h और k में मेरा रिलेशन आ गया, 2h विल बी a प्लस b बाई 2, सो दिस बाई 3 माइनस k माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1/3। अब a प्लस b होल स्क्वायर से इसको एलिमिनेट करो, तो फाइनली मेरा क्या आ गया 2h इक्वल टू माइनस k माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 माइनस 5/6। तो लोकस जो अपने पास आ गया, लोकस आया y माइनस 1 होल स्क्वायर इज माइनस 12x प्लस 5। ठीक, तो ये आसान सा क्वेश्चन था। एक बार आपने क्वेश्चन समझ लिया तो फिर इसको सॉल्व करना आसान था। अब फील्ड ऑफ क्वेश्चन क्या है, फील्ड मतलब अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट ये लाइन ड्रॉ करूँ, देखो ये मिड पॉइंट अलग अलग आएगा, राइट। अब कोई बच्चा ऐसा सोच सकता है सर ये तो हॉरिजॉन्टल, ये तो वर्टिकल लाइन है सर, देख
वर्टिकल लाइन नहीं दिख रहा है क्योंकि ये दोनों पैराबोला का ओपनिंग अलग अलग है, देख रहे हो, इसका LLR 3 है और इसका -2 है। इसका मतलब तुम ऐसे सोचो, अगर एक पैराबोला ज़्यादा वाइड ओपन है तो दूसरा थोड़ा कम ओपन, इसीलिए अगर आप कोई भी ये लाइन जैसे ड्रॉ करोगे, ठीक है ना, तो इसका मिड पॉइंट जो बनेगा वो सिमेट्रिक नहीं बनेगा, ये इधर शिफ्टेड होगा, इधर से तो कुछ इस टाइप का कर्व आ रहा है, दैट्स वाई द लोकस ये कर्व है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखा जाए, एन इक्वेशन ए नॉट, तो ये 100 डिग्री का इक्वेशन दे रखा है, ठीक है भाई, ये 100 डिग्री का इक्वेशन, इट हैज रूट्स 100 CR sin R पाई बाय n R1 to 100, ऑफ कोर्स 100 डिग्री का होगा तो 100 रूट्स होगा। फिर बोल रहा है मॉड A99 का वैल्यू, तो देखो सबसे पहले इस इक्वेशन को अगर तुम ऐसे लिख लेते हो, उल्टा लिख लो, उल्टा हम क्यों, बिकॉज वी आर यूज टू सी एक्स A99 X99 प्लस बाद बाकी से मुझे काम नहीं है, प्लस A1, सो दिस इज माई इक्वेशन। अब इसका रूट्स क्या क्या है देख लीजिए, पुट R इक्वल टू 1, सो 100 C1 साइन पाई बाई 9, फिर क्या जाएगा 100 C2 साइन 2 पाई बाई 9, ऐसे करते 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 मेरे पास आया 100 C100 साइन 100 पाई, ठीक। तो मेरे पास ऐसा 100 रूट है, एक दो करके जैसे 100 रूट। अब पूछ रहा है A99 को कैसे रिलेट करेंगे, तो आपको पता है सम ऑफ रूट इज -b/, तो अगर मैं इस सब रूट को यहीं पे मैं जोड़ रहा हूँ, इफ आई ऐड ऑल दिस विल बी माइनस A99/1, तो मुझे मॉड चाहिए, तो बेसिकली आई विल टेक मॉड ऑफ दिस व्हिच इज A99, सो आई वांट मॉड ऑफ दिस। यहाँ तक आई होप कुछ था नहीं। अब तुम ध्यान से देखो, 100 C1 साइन पाई बाई 9 प्लस 100 C2 साइन 2 पाई बाई 9, ये फील आ रहा है, किस टाइप का फील आ रहा है, ये ऐसा फील आ रहा है कुछ बाइनोमियल थ्योरम टाइप का, ठीक है, यही फील आ रहा दे रहा था बाइनोमियल टर्म वाला, बाइनोमियल थ्योरम टाइप का। तो मैं अब मैं इस टर्म को कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा, मॉड में लास्ट में ले लूँगा, सो आई कैन राइट मॉड ऑफ, चलो मैं ले लेता हूँ 100 C1, ठीक, और साइन पाई बाई 9 क्या है, इट इज cos पाई बाई 9 प्लस आई साइन पाई बाई 9, इट मीन्स इट्स इमेजनरी पार्ट ऑफ e का पावर आई पाई बाई 9, एग्रीड। फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 100 C2 इमेजनरी पार्ट ऑफ e का पावर 2i पाई बाई 9, ऐसे करते करते लास्ट में 100 C100 इमेजनरी पार्ट ऑफ e का पावर 100 i पाई बाई 9 and mod of that. So this is nothing but now it's binomial expansion. अब देखो, अगर आप अल्फा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को मैं ये भी लिख सकता हूँ क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है, सो इट्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा जेड, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 plus z2 can be written as imaginary part of z1 plus z2 because distributive, आप स्टार्टिंग में इमेजिनरी पार्ट को सेपरेटली ऐड करो या एक साथ ऐड करके इमेजिनरी पार्ट को, फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब ये इमेजिनरी पार्ट वाले को सबको हम एक साथ बने बाहर कर सकते हैं। So it's mod of imaginary part of 100 C1 e का पावर I पाई बाई 9 प्लस 100 C2 e का पावर 2i पाई बाई 9, और ऐसे ऐसे लास्ट टर्म तक जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो टर्म्स है ये तो बाइनोमियल फॉर्म में है क्योंकि ये e का पावर अल्फा है, अगर इसको मैं फिर से गोलू ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, गोलू स्क्वायर, तीसरा क्या जाएगा गोलू क्यूब, फिर गोलू का पावर 100, तो ये तो 1 प्लस समथिंग टू द पावर 100 वाला फील दे रहा है, सो बेसिकली इट्स नथिंग मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या गया 1 प्लस ई आई पाई बाई 9 टू द पावर 100। आई होप इट इज क्लियर, इट इज नथिंग बट जस्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन में लिखा, उस पूरे टर्म को क्लब करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो 1 प्लस ई का पावर आई पाई बाई 9 क्या है, इज बेसिकली मॉड ऑफ imaginary part of 1 plus cos pi by 9 plus I sin इसका पावर 100, है ना,
इसका इमेजिनरी पार्ट का आपको मैग्नीट्यूड लेना है। तो बेसिकली चलो अब इसका इमेजिनरी पार्ट फाइंड कर लेते हैं और फिर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। तो इट्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, सो इट्स पाई बाई 18, और साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, अब इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा? सो दिस विल बी मॉड ऑफ इसका इमेजिनरी पार्ट n to the power 100, that you should not forget. अब देख 2 cos pi by 18 common, so it's imaginary part of 2 cos pi by 18 common, and then we have cos pi by 18 plus I sin pi by 18 to the power 100, क्योंकि हम 100 इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट होगा तो this whole to the power 100 will also come. Okay, so this can be written as imaginary part of 2 to the power 100 cos 100 pi by 18, और ये बन के आ गया cos 100 पाई बाई 18 प्लस आई साइन 100 पाई बाई 18। अब देखिए इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होने वाला है, तो ये तो कांस्टेंट है, तो इसको मैं बाहर छोड़ देता हूँ, इमेजिनरी पार्ट सिर्फ ये आएगा। तो फाइनल आंसर जो है मेरे पास मॉड था इस पूरे में, दैट इज मॉड ऑफ 2 टू द पावर 100 cos 100 पाई बाई 18, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये जो है साइन 100 पाई। सिंस दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव तो इसको मैं बाहर ले सकता हूँ cos 100 पाई बाई 18, और ये जो भी क्वांटिटी हो दैट इज साइन ऑफ 100। तो ये आपका दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन। तो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन था जिसमें द आइडिया वाज टू डिकोड द बाइनोमियल थ्योरम वाला जो पॉइंट है। तो यहाँ से 100 पाई बाई 10 क्या आ गया, इट इज़ 50 पाई बाई 9। तो ऑप्शन डी जो है वो मेरे पास सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक, तो आई होप आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा क्वेश्चन और इसके सॉल्यूशंस। चलो फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A line touches hyperbola at point P and intersects pair of asymptotes at Q and R. If equation of pair of asymptote is given, midpoint of QR is given, तो फिर पूछ रहा है हाइपरबोला का इक्वेशन, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, सरकम सेंटर ऑफ ओ क्यू। चलो तो फिर से हम अपने क्वेश्चंस को कॉपी करते हैं यहाँ से और फिर ट्राई करते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो द बेस्ट थिंग टू डू इज, सबसे पहले तो एक रफ पिक्चर बनाना होगा। फिर तो एक हाइपरबोला है, लाइन टच हाइपरबोला पी, और एक इसका एसिम्प्टोट्स आएगा, राइट, भी हाइपरबोला का एसिम्प्टोट्स। अब ये बोल रखा है लाइन जो है हाइपरबोला को कोई पी पॉइंट पे टच करता है, ठीक है, मतलब वो टेंजेंट है, और एसिम्प्टोट्स को क्यू और आर पे जो है वो कट कर रहा है। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स आपको दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 8xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइन L1 L2 L0, वेर अगर यहाँ लो ये L1 है और ये L2 है। एंड मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर इज 1,0, ठीक है। अब क्यू आर का भी जो मिड पॉइंट है वो दे रखा है। देखिए या तो आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, अगर आपको प्रॉपर्टी पता नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, बेसिक सम करेंगे। तो क्यू आर का मिड पॉइंट जो है वो 1,0 दे रखा है, ठीक है, नाइस। सो अब इस मिड पॉइंट का मैं कैसे यूज कर सकता हूँ इंफॉर्मेशन को। देखो मान लो क्यू आर का मिड पॉइंट कुछ यहाँ है एम, सपोज ये एम मिड पॉइंट है क्यू आर का, लेट मी यूज डिफरेंट कलर। ओके, वी आर नॉट एज्यूमिंग एम जो है पी से कंसाइड कर रहा है या क्या कर रहा है, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे, अगर मैं बेसिक से देखूं तो मैं इक्वेशन ऑफ टी इक्वल टू S1 का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, टेंजेंट एट पी, इस पी पॉइंट पे क्या मैं टेंजेंट लिख सकता हूँ? बिल्कुल तुम लिख सकते हो।
कैसे? क्योंकि आप ऐसा सोचो, जो भी हाइपरबोला का इक्वेशन होगा वो इस एसिम्प्टोट से सिर्फ एक कांस्टेंट में डिफर करता होगा, राइट? जो भी हाइपरबोला का इक्वेशन होगा वो एसिम्प्टोट से एक कांस्टेंट में डिफर करता होगा। तो मेरे पास जो एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन दे रखा है, तो हाइपरबोला का इक्वेशन आएगा प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू जीरो, ये इसका करस्पॉन्डिंग हाइपरबोला होगा। अब अगर आपको पता है, सपोज अगर आपको पता है, अगर एक पॉइंट अगर इस पे हाइपरबोला पे अगर मैं फाइंड कर लूँ, ठीक है, अगर मैं एक पॉइंट इस हाइपरबोला पे फाइंड कर लूँ तो मेरा काम बन गया। अब आप बता सकते हो ये इस हाइपरबोला पे एक पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? वो क्वेश्चंस कहाँ गया एक से? तो देखो, एक एक प्रॉपर्टी है जिसको मैं अभी प्रूफ का लॉजिक आपके लिए दूंगा। ये जो मिड पॉइंट होगा यू और आर का, वो पॉइंट पी से कॉन्साइड कर जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कोई भी टेंजेंट जो होगा हाइपरबोला पे, अगर वो एसिम्टोट्स को आर और क्यू पे कट कर रहा है, तो मिड पॉइंट ऑफ आर और क्यू जो होगा वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये मिड पॉइंट एम जो दे रखा है, एम 1,0, या और कुछ नहीं, जस्ट पॉइंट पी है। और चूंकि पॉइंट पी 1,0 पैराबोला पे लाई, सॉरी हाइपरबोला पे लाई कर रहा है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये हाइपरबोला के लिए प्रॉपर्टी है। हाइपरबोला पे ये लाई कर रहा है, तो इससे मेरे पास क्या फ़ायदा आ गया? अब ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो x के बदला 1 रख दो, y के बदला 0 रख दो, तो लेमडा का वैल्यू तुम्हारे पास आ गया -4। तो यहाँ से डायरेक्टली आप बोल सकते हो जो हाइपरबोला का इक्वेशन है, आप 4x² प्लस 8xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। और शायद ये फर्स्ट ऑप्शन है, एक ऑप्शन तो मेरे पास सही हो गया। अब लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, अब एक बार हाइपरबोला का इक्वेशन यहाँ से आ गया है, तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से एक्सिस का भी लेंथ निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे एक्सिस का लेंथ? ठीक है, तो ये तो आप रोटेशन ऑफ एक्सिस करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाओ, एक्स माइनस समथिंग होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई समथिंग स्क्वायर माइनस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सम स्टार इक्वल टू 1। तो सबसे पहले एक्स आइटम को एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि ये तो रैंडम हाइपरबोला हो सकता है ना कहीं विद इंक्लाइंड एक्सिस, तो सबसे पहले आपको एक्सिस को रोटेट करना होगा, राइट, विद सम एंगल थीटा, जिससे एलिमिनेट एक्स वाई टर्म। और फिर उसको अगर चाहो तो तुम ओरिजिन पे शिफ्ट कर सकते हो, तो अल्फा और जीरो और बीटा जीरो, ठीक है। तो दैट थिंग यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। ट्रांसवर्स एक्सिस वाला जो थियोरी है वो जे के सिलेबस में नहीं है, एडवांस अभी नहीं, तो उस चीज़ को मैं यहाँ नहीं करता हूँ। जो इंटरेस्ट हो रोटेशन ऑफ एक्सिस से आप इसको कर सकते हो। और यू कैन यूज रोटेशन मैट्रिक्स ऑल्सो, लाइक कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। आपको पता है अगर इससे मैं एक्स वाई को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रोटेटेड वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट रोटेशन ऑफ एक्सिस को कोई बच्चा ऐसे भी सोच सकता है, अगर मेरे पास कोई भी पॉइंट एक्स वाई है एंड इफ आई हैव टू रोटेट बाई थीटा, so now you can treat this as a complex number, right? So take a unit complex number here, and so u e ka power I theta will give you final theta. So this is when you are rotating a vector. So it is basically, if you have to rotate an axis then replace it with minus theta. अब देखिए ये जो पॉइंट आएगा यहाँ पे, ये क्या जाएगा, x प्लस आई वाई बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यूनिट वेक्टर टाइम्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, एंड दैट इक्वल टू एक्स फाइनल प्लस आई वाई फाइनल। यहाँ से भी जो रोटेटेड आंसर है वो आप निकाल सकते हो, विच इज सेम एज ये कॉर्ड by matrix algebra or whatever you have learned by transformation of axis proof using polar coordinate। तो फर्स्ट दोनों पार्ट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो सेकंड वाला पार्ट जो होगा वो गलत हो जाएगा। थर्ड पार्ट है सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ओ क्यू आर जो है इज ए बी, देन ए माइनस बी का वैल्यू, ठीक है। ओ क्यू आर वो इज द सेंटर, ऑफ कोर्स मेरे पास एक यहाँ सर्कल आएगा, बोल रहा है इसका सरकम सेंटर जो होगा, ठीक है ना, वो अपने पास क्या होने वाला है। तो अब इसको कैसे करोगे, ठीक है, ऑफ दिस सर्कल। तो देखो अगर मैं टेंजेंट का इक्वेशन निकालूं, अगर मैं ये टेंजेंट का इक्वेशन निकालूं यहाँ पे, अब टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालोगे, क्योंकि तुम्हारा इक्वेशन ऑफ जो हाइपरबोला ये दे ही रखा है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला तो मैंने फाइंड ही कर लिया।
और पॉइंट पता ही है 1,0। तो अब मैं t इक्वल टू 0 से टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकता हूँ। तो चलो मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। सो 4x(x1), सो 4x2 प्लस 8 टाइम्स xy1, तो x टाइम्स 0 प्लस yx1, y टाइम्स 1 माइनस y1 y0 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से टेंजेंट का इक्वेशन आया 4x प्लस 8y माइनस 4 इज 0। तो मेरे पास आ गया x प्लस 2y माइनस 1 इज 0, राइट। एक बार चेक कर लीजिए कैलकुलेशन, क्या टेंजेंट का इक्वेशन यही आ रहा है क्या? x प्लस 2y आ रहा है और x प्लस y आ रहा है। ये है 4x², आई एम सॉरी, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई का आएगा xy1 प्लस yx1/2, सो बाई 2 आने वाला है। सो दैट विल गिव यू 444, राइट। 4x प्लस 4y माइनस 4 इज 0। सो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज x प्लस y माइनस 1, ठीक है। x प्लस y माइनस 1 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अब आपको पता है मेरे पास एक कोई हाइपरबोला है और ये एसिम्प्टोट है, सेंटर O है हाइपरबोला का, कोई भी टेंजेंट है, दो इसको 2 पॉइंट पे कट कर रहा है Q और R। अब ये सर्कल का सरकम सेंटर क्या होने वाला है? नाउ विल यूज होमोजेनाइजेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। सरकम सेंटर मतलब इसका सेंटर निकालना है। सपोज ये सर्कल का इक्वेशन में ले लेता हूँ x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, right? Now what I'll do, I'll homogenize this circle with respect to n tangent. अब टेंजेंट का इक्वेशन दे रखा है x प्लस वाई माइनस 1 इज 0। अब जैसे ही मैं इस दोनों को होमोजेनाइज करूंगा, ठीक है, विल गेट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा? एग्जैक्टली दिस विल बी दिस एसिम्प्टोटिक पेयर। अब होमोजेनाइज करके कैसे करोगे तुम? ऐसे होमोजेनाइज करते हो ना, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy और 1 के बदले x प्लस वाई लिख दो और c के बदले इट्स c इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। So this represents a curve which is passing through 0 0 and it's also passing through R, Q and R, and we know this must represent pair of straight lines. क्यों? क्योंकि ये सेकेंड डिग्री होमोजेनियस कर्व है। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास कर रहा है और क्यू और आर से पास कर रहा है वो तो मेरे पास पता ही है, वो क्या है? 4x² प्लस 8x y माइनस y² इज 0, 4x² माइनस 8xy और क्या दे रखा है 4x² प्लस 8xy माइनस y²। तो ये दोनों इक्वेशन जो हो जाएगा वो सेम हो जाएगा। जैसे ही सेम होगा तो रेशियो ऑफ कोफिशिएंट आप फाइंड कर लीजिए। रेशियो ऑफ कोफिशिएंट फाइंड कर लेने के बाद आपको डायरेक्टली मिल जाएगा सेंटर का लोकस, क्योंकि सेंटर क्या है? -j, -f, ठीक है। अब यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, क्या वो ऑलरेडी गिवन यू एनफ आइडिया फॉर दिस। अब ये अगर शायद आप कैलकुलेट करोगे तो सी और डी में से एंस की जो है वो आपको सी दे देगा, ठीक है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन था जो आपके काफ़ी बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। अब इसमें एक बच्चे को एक डाउट हो सकता है, सर आपने ये प्रूफ नहीं किया जो प्रॉपर्टी का मैंने यूज किया है। तो एक में प्रॉपर्टीज यूज्ड जो है यहाँ, वो मैंने क्या किया, इफ आई हैव एसिम्प्टोट्स टू हाइपरबोला, एनी हाइपरबोला may not be rectangular, ठीक है, एंड एनी टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट P intersects this asymptote at Q and R। तो ये जो P जो होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दैट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ P विल बी मिड पॉइंट ऑफ R। अब इसको तुम कैसे प्रूफ करोगे? ठीक है, तो ये भी प्रूव करना आसान है। जैसे इसी केस में मैं पार्टिकुलरली अगर इस केस का बात करूं तो अगर मैं पॉइंट P को, ठीक है ना, या फिर लेट्स से इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड हैविंग मिड पॉइंट गिवन, ठीक है, तो एक मैं पॉइंट P अगर अल्फा बीटा ले लूं, ठीक है, और वहां पे मैं टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर लूं, ठीक है, t इक्वल टू 0। अब उस टेंजेंट के इक्वेशन को अगर तुम सॉल्व करोगे, इनफैक्ट आपको सॉल्व करने होगा, मान लो t इक्वल टू 0 है, वो हाइपरबोला को h इक्वल टू 0 को इंटरसेक्ट कर रहा है x1 y1 और x2 y2 में। अब यू डोंट हैव टू फाइंड x1 y1 एंड x2 y2 सेपरेटली। तो यहाँ से आप क्या करोगे, एक क्वाड्रेटिक बनेगा x² प्लस समथिंग x
प्लस समथिंग इक्वल टू 0 में। अब इंटरेस्टिंग बात क्या होगा, यहाँ सम ऑफ रूट जो आएगा x1 प्लस x2 वो डायरेक्टली आप देखोगे वो 2 अल्फा बनने वाला है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं y में क्वाड्रेटिक बनाऊँ तो ये 2 बीटा बन जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये प्रोसेस है मेथड 1 ऑफ प्रूविंग दिस, ठीक है ना। इसको दूसरे प्रोसेस से भी आप प्रूफ कर सकते हो, आप रिवर्स में भी कर सकते हो, ठीक है ना। इसको रिवर्स में भी प्रूफ किया जा सकता है, दैट इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू। तो आप ये तो ऐसे कर लो, t इक्वल टू 0 का इक्वेशन कोई एक पॉइंट पे लिख लो और फिर उसको सॉल्व करो उस ज्वाइंट इक्वेशन से, एंड सम ऑफ रूट एंड सम ऑफ x कोऑर्डिनेट सम ऑफ y कोऑर्डिनेट, विल बी सरप्राइज टू सी दिस, ठीक है। और इसका जो एरिया भी आएगा इसका भी बहुत ही खूबसूरत सा प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में शायद पढ़े होगी, ये एरिया जो होता है इंटरसेप्ट ये भी कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब टेंजेंट अगर मैं चेंज करता रहूँ फिर भी ये एरिया जो बाउंडेड होगा एसिम्पटोट और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के बीच में, मीन्स टेंजेंट के बीच में, वो फिक्स रहेगा, ठीक है। तो इसको भी आप प्रूव कर सकते हो हाफ इंटू एस इंटू हाइट, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चला जाए। एक्स वाई भी पेयर ऑफ रियल नंबर सेटिस्फाइंग 56x प्लस 33y इज ये 33x माइनस 56y। तो फिर आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है मॉड x का वैल्यू क्या होगा, मॉड y का वैल्यू क्या होगा, मॉड y प्लस x क्या होगा। मतलब बेसिकली वी नीड टू फाइंड मॉड x एंड मॉड y, ठीक। तो चलो इसको मैं कैसे सोचेंगे, हाउ टू थिंक। सबसे पहले आप देखिए गिवन डाटा ही बहुत ही खूबसूरत है, तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से और कॉपी कर लूँ। अब डेफिनेटली वन वे ऑफ थिंकिंग दिस इज ब्लाइंडली आप इसको एलिमिनेट करो, लेकिन आप देखो एलिमिनेट करना मेथड 1 जो होगा वो होगा आप एलिमिनेट वेरिएबल से x, लेकिन दैट्स नॉट कूल। प्रॉब्लम क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में यहाँ से निकाल के उसमें रख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर ये क्वाड्रेटिक टाइप का डेवलप होगा, एक्स वाई टाइप का डेवलप होगा, विच इज डेफिनेटली विच कैन बी डन, लेकिन मजा नहीं आने वाला उससे। इज देयर ए स्मार्ट, इज देयर ए स्मार्ट, हाँ ऑफ कोर्स स्मार्ट वे तो होगा ही, दैट्स व्हाई दे हैव गिवन दिस प्रॉब्लम। लेकिन हाउ टू थिंक, तो अब देखो एक तो हिंट था जो ये पार्ट टेस्ट था, दैट इज वेरी सिली हिंट, लेकिन एग्जाम के लिए सही था और कॉम्प्लेक्स नंबर आपके सिलेबस में था, तो पक्का ये कॉम्प्लेक्स नंबर के कनेक्शन से कुछ प्रॉब्लम्स होंगे। एंड दिस इज वेरी नाइस प्रॉब्लम विच shows there is no complex numbers because this is a completely real problem, और इसको कॉम्प्लेक्स नंबर से हम सॉल्व करेंगे। नाउ डेफिनेटली सम ऑफ यू माइट हैव अंडरस्टूड क्या करने वाले। तो देखो ये 56x प्लस 33y 33x माइनस 56y, ये बहुत बड़ा हिंट दे रहा है। ये क्या हिंट दे रहा है तुमको, तो अगर मैं अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी एक हिंट दे रहा है, दिस इज मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ से आ गया बिकॉज एक्स प्लस आई वाई का मैग्नीट्यूड जो होगा वो कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जन्मदाता होगा। अब अगर तुम इस दोनों टर्म को भी देखो, ठीक है, तो इस दोनों टर्म को अगर मैं यहाँ लिखूँ एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो आपको अचानक से याद आ जाएगा एक्स प्लस आई वाई से क्या कनेक्शन हो सकता है इस दोनों का, गोलू भोलू का। देखो नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे आएगा, ठीक है ना, एक्स प्लस आई वाई से नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस कैसे आएगा, जब मैं इसका इन्वर्स लूंगा, क्योंकि इन्वर्स लूंगा तो 1/x प्लस आई वाई आ जाएगा। और यहाँ पे भी हिंट है एक x और एक माइनस वाई चाहिए, तो आई विल रेशनलाइज x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई, सो विच गिव्स x माइनस आई वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब देखो अब यहाँ से एक थॉट प्रोसेस मेरा डेवलप हो गया, थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट। व्हाट इज थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट, अगर मैं एक चंक को एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और दूसरे चंक को अगर मैं आई से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये तो हो जाएगा आई टाइम्स माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर मैं जेड को एक्स प्लस आई वाई मानूँ तो ये क्वांटिटी कुछ नहीं है बल्कि 1/z हो गया। आई होप इट इज क्लियर। तो मैं RHS को क्लब कर दिया, अब LHS को भी क्लब कर रहा हूँ, तो मेरा क्लबिंग का मोटो क्या था, फर्स्ट एक्सप्रेशन ये प्लस आई टाइम्स ऑफ फर्स्ट, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 लिख लूँ, इक्वेशन 2 लिख लूँ, ठीक है,
तो सेकेंड एक्सप्रेशन को जो की त्यो छोड़ा और आई को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स बाई ये हो जाएगा माइनस आई वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे ही फर्स्ट एक्सप्रेशन को छोड़ा 33x माइनस 56y, दूसरे को आई से मल्टीप्लाई कर दिया 56x प्लस 33। अब देखो क्या ब्यूटी है, अब ब्यूटी आ गया मेरे पास 33 कॉमन x प्लस आई वाई और माइनस 56 कॉमन y प्लस आई एक्स। तो इसको मैं 33x प्लस आई वाई, और अगर मैं i कॉमन ले लूँ तो इसको भी मैं x प्लस आई वाई कैसे लिख सकता हूँ, सोचो। सेकेंड इक्वेशन को अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से आई से मल्टीप्लाई किया और सेकेंड इक्वेशन को, ये क्लबिंग कैसे होगा, लेट मी क्रिएट ए स्पेस, लेट मी क्रिएट स्पेस ओवर हियर। हाँ भाई स्पेस क्रिएट क्यों नहीं हुआ, तो सेकेंड एक्सप्रेशन को आई से मल्टीप्लाई कीजिए, आई टाइम्स 56x प्लस 33y, तो मेरे पास बना 33 कॉमन x प्लस आई वाई, फिर माइनस 56 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मैं यहाँ गलती किया हूँ, अगर मैं माइनस 56 कॉमन उठा लूँ तो ये y बचा, और यहाँ पे माइनस 56 में मैं माइनस आई एक्स लिख सकता हूँ प्लस 56x। हाँ बिल्कुल ठीक, तो ये तो काफ़ी आपका बेहतरीन सा एक फॉर्मेट में चले गया। किस फॉर्मेट में चले गया, देखो ये 1/z हो गया इक्वल टू 33z, और ये y माइनस आई एक्स। अब y माइनस आई एक्स को आप कैसे लिखोगे, कहीं मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ। 56x प्लस 33y, 56x 33x माइनस 56y प्लस आई 33y, 33 कॉमन x प्लस आई वाई, ठीक है, माइनस 56y माइनस आई एक्स। ठीक है, तो अगर मैं इसको माइनस 56 माइनस आई कॉमन ले लूँ, माइनस आई कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई, ठीक है, सो माइनस आई एक्स प्लस वाई आना चाहिए, माइनस वाई एक्स प्लस आई वाई, which will give, let me again check, नहीं यहाँ कुछ गलती हो रहा है, इसको फिर से एक बार ध्यान से देखो, ठीक है, मे बी आई एम करेक्ट ऑल्सो, बट समझ रहे हो ना, कभी कभी हरवरी में गड़बड़ी हो जाता है। So if I am multiplying first equation by I and adding to the second equation, we are having ये तो 1/z जैसा हो गया, exactly 1/z ये, और फिर उधर मेरे पास क्या बचा, 33x माइनस 56y प्लस 56y प्लस I टाइम्स ऑफ 56x plus 33y. So we can tell this is 1/z is 33z 33x plus iy, ये z हो गया, और मेरे पास माइनस 56y और प्लस 56ix बचा। अब इसको मैं कैसे डिक आउट करूँ, तो ये तो मैं लिख सकता हूँ दिस इज 1/z इक्वल टू 33z, बट वी आर लेफ्ट विथ दिस टर्म प्लस माइनस ऑफ दिस टर्म, राइट, ये मेरा एक्सप्रेशन है। तो इसको क्या तुम उस फॉर्म में लिख सकते हो क्या, क्योंकि देखो अगर मैं 56 कॉमन ले लूँ, सो 1/z इज 33z
प्लस 56 आई ही कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस आई वाई आ जाएगा। अच्छा हाँ सही, क्योंकि देखो यहाँ से 56 आई एक्स जनरेट हुआ और यहाँ से माइनस 56 वाई हो गया, तो फिर वापस से इसको मैं जेड बोल सकता हूँ। तो 1/z इक्वल टू 33 प्लस 56 आई टाइम्स जेड। तो यहाँ से आ गया 1/z स्क्वायर इज इक्वल टू 33 प्लस 56 आई। ठीक, तो ये मेरे पास फाइनली एक्सप्रेशन देखने को मिला। और फिर मैं ऑफ कोर्स जेड स्क्वायर जो होगा 1/33 प्लस 56 आ जाएगा। दिस गिव्स जेड इक्वल टू 1/√33 प्लस 56 आई। इनफैक्ट प्लस माइनस आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो, क्योंकि ये देखो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 56 को तुम कैसे ब्रेक कर सकते हो, 33 प्लस 56 आई को अगर मैं x प्लस आई वाई होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y(x)y। ठीक है, तो 7 और 4, सबसे पहले तो है 7 इंटू 4 इंटू 2 28 इंटू 7 और 7 स्क्वायर कितना आएगा 49 और 16 का डिफरेंस जो है वो आ जाएगा। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, प्लस माइनस, ये 7 प्लस 4 आया हो जाएगा ना, 7 प्लस 4 है होल स्क्वायर। अब देखिए 49 माइनस 16 प्लस 56 आई, ये डेफिनेटली ये हो जाएगा 33 प्लस 56 आई, राइट। ये रफ वर्क था, रफ वर्क RW। सो इट्स प्लस माइनस 1/7 प्लस 4i आ गया। सो विच गिव्स यू प्लस माइनस 7 माइनस 4i/65। आप कंपेयर कर लीजिए, तो यहाँ से मॉड x का वैल्यू है, अब जेड स्क्वायर इक्वल टू ये है ना, तो अब ये तो z का वैल्यू हो गया मेरे पास, z इक्वल टू ये हो गया, z क्या है x प्लस आई वाई है, को भी कंपेयर करोगे तो मॉड x आ गया तुम्हारे पास 7/65 और मॉड y जो आया वो हो गया 4/65। तो मॉड x प्लस मॉड y जो आ गया वो आ जाएगा 11/65। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और जहां अगर आप डायरेक्ट एलिमिनेट करना चाहोगे तो बहुत ही मुश्किल होगी, तकलीफ होगी, लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर के परस्पेक्टिव से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है ना, तो प्रॉब्लम्स काफ़ी आसान हो जाएंगे। सो दिस वाज वन ऑफ द वेरी ग्रेट मोटिवेशन ऑफ व्हाई वी स्टडी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट a study for the sake of complex number, but rather as a tool to solve many questions। तो देखें कौन सा ऑप्शन सही है। सो मॉड एक्स आ गया 4/65 और मॉड वाई जो आया वो मॉड एक्स है 7/65, तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, और मॉड वाई जो है वो 4/, तो ये भी गलत है। तो फिर जो आपके पास ये भी आंसर गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और एक सेट ऑफ लाइंस दे रखा है which represents incident ray on the ellipse s equal to 0, and this represents set of refracted ray from the ellipse where lambda lambda if 3, 2 is a point on ellipse normal at regions। तो देखो एक इलिप्स है, अब सेट ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट्स इंसिडेंट रे ऑन द इलिप्स s equal to 0। आपको पता है जो इंसिडेंट रे में कहीं से दे सकता हूँ, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे जो होगा, ठीक है ना, इलिप्स में वो किधर से पास करेगा, अगर इंसिडेंट रे अगर फोकस फर्स्ट फोकस से पास कर रहा है इफ, तो फिर रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो सेकंड फोकस से पास करेगा, एंड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिस नॉर्मल विल मेक इक्वल एंगल बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, अब इस प्रॉपर्टी का, अब सेट ऑफ लाइंस मतलब ये फैमिली ऑफ लाइंस है, तो कैसा फैमिली होगा, इट विल बी कंकरेंट एट अ पॉइंट, इसमें से कोई भी फैमिली मेंबर F1 हो सकता है। सिमिलरली दूसरा वाला फैमिली ऑफ अनदर लाइंस है F2। ठीक, इससे आपको क्या बोल रहा है, देखो फर्स्ट वाला जो फैमिली है, सेट ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट्स इंसिडेंट रे ऑफ इलिप्स एंड दिस रिप्रेजेंट्स सेट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम दिस लैम्डा। मतलब अब कोई भी इंसिडेंट रे आ गया, कोई भी फर्स्ट सेट में से कोई भी रे जो है वो इंसिडेंट रे, और दूसरा जो है वो रिफ्लेक्टेड रे इलिप्स पे। तो अब ये तब पॉसिबल है जब जो फर्स्ट सेट का जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है सब रे फर्स्ट फोकस से पास करे, और सेकेंड फैमिली का हर एक ले जो रिफ्लेक्टेड रे है वो सेकेंड फोकस से पास करे, तब तो ऐसा होगा ना। क्योंकि अगर मान लो ये फोकस से पास नहीं कर रहा है, तब तो ईच एंड एवरी मेंबर जब रिफ्लेक्ट करके जाएगा तो वो गारंटी नहीं है वो सेकंड फैमिली मेंबर का ही हो। जैसे मान लो अगर मैं इंसिडेंट रे को यहाँ ले लूँ विच इज नॉट पासिंग थ्रू दिस फोकस, ऐसा तो बिल्कुल हो सकता है क्योंकि दिस इज अ मिरर। अब यहाँ पे एट दैट पॉइंट आई विल ड्रॉ नॉर्मल और फिर रिफ्लेक्टेड रे यहाँ हो जाएगा, ठीक है। बट व्हाट वी वांट ऑल इंसिडेंट रे
शुड बी ऑफ दिस टाइप, जैसे इससे पास कर रहा हो, फिर ऑल रिफ्लेक्टेड रे एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा हो, ठीक है। जैसे मान लो फिर मैं एक दूसरा ले लूँ, अगर मैं इंसिडेंट रे फिर से ये ले लूँ, तो रिफ्लेक्टेड रे फिर से वापस एक अलग पॉइंट से पास। इसका मतलब द सेट ऑफ ऑल इंसिडेंट रे मस्ट बी कंकरेंट एंड सेट ऑफ ऑल रिफ्लेक्टेड रे मस्ट बी कंकरेंट, सो द पॉइंट इज दिस पॉइंट ऑफ कंकरेंसी मस्ट रिप्रेजेंट फोकस। जैसे ही पॉइंट ऑफ कंकरेंसी फोकस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अब S1 S2 यहाँ से फाइंड कर लीजिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाय सॉल्विंग ये, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, चलो x प्लस वाई 2 है और 2x प्लस वाई 3 है, तो ये 1 और 1 एक सॉल्यूशन साफ दिख रहा है। तो तुम्हारे पास एक फोकस जो आ गया है 1,1 देखने को मिला। दूसरा फोकस जो है कोई भी हो सकता है, दूसरा फोकस 2x प्लस 3y 23, 2x माइनस वाई 3। तो देखो अगर x का वैल्यू मैं 10 लूँ और y का वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा। तो इसका चलो सॉल्व भी कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4y इक्वल टू 20, तो y का वैल्यू आ गया 5, तो y जैसे ही 5 आया तो x आ गया 4, तो x 4 y 5। तो चेक कर लेते हैं, 8 प्लस 15 8 माइनस है, हाँ। ये दूसरा पॉइंट आ गया आपके पास 4,5। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। अगर आपको पता है जो ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ सेट जो है, अगर वो रिफ्रैक्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और ईच ऑफ एवरी मेंबर इंसिडेंट रहेगा, तो वो जरूरी है दोनों फोकस हो। अगर वो दोनों फोकस से अगर फोकस से नहीं पास कर रहा है, तो फिर वो मेंबर हो ही नहीं सकता है इस फैमिली का, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे के सारे को उस कांस्टेंट से जबना होगा। अब S1 S2 के बीच का डिस्टेंस क्या है, S1 S2 का बीच का डिस्टेंस क्या है, S1 S2 इज रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस 9, तो ये जाएगा रूट 25 जो किया गया आपके पास 5। तो यहाँ से मैं 2AE का वैल्यू 5 बोल सकता हूँ, ठीक है। अब ये भी देख रहा है जो 3,7 इज अ पॉइंट ऑन द इलिप्स नॉर्मल एट विच मीट्स मेजर एक्सिस एट, तो 3, क्या दे रखा है 3,7। अब ये इलिप्स का पॉइंट है, अब डेफिनेटली अगर ये इलिप्स का पॉइंट होगा तो कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट रे रहा होगा जो 3,7 से भी पास कर रहा होगा। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, ये सम ऑफ डिस्टेंस जो है ये भी 2AE है, मतलब S1 से ये मान लो पॉइंट P है, S1P प्लस S2P 2 है। S1 पता है, S2 पता है, P पता है, तो वहां से तुम्हारा A का जो वैल्यू आ जाएगा वो 2√2 प्लस 1√5 हो जाएगा, ये आप कैलकुलेट कर लेना, एंड विच विल गिव इसेंट्रिसिटी एज √5 बाई 2√2 प्लस। अब फिर अगर ये मेजर एक्सिस को एन पे कट कर रहा है, तो अब सिमिलैरिटी से, क्योंकि ये देखो ये थीटा दोनों इक्वल हो जाएगा, जैसे ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, ठीक है, तो यहाँ से आप रेशियो भी बोल सकते हो फोकस से, S1n बाई S2n, वेर S1 S2 इज फोकस इज PS1 बाई PS2, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर आएगा ये 2√2 हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें आपको कॉम्प्रीहेंड करना था मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम, जैसे ही आप ये कॉम्प्रीहेंड कर लेते हो तो फिर आंसर सही से, तो ए सही है, आप बी भी सही है, सी भी सही है, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेना, आई एम नॉट श्योर, आप चेक कर लेना ऑप्शन सी सही आएगा, शायद ये सही होगा, ऑप्शन डी डेफिनेटली गलत है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए स्ट्रेट लाइन थ्रू पॉइंट मिड्स ellipse at A and D and XY axis at PA PD and PB PC, then alpha like, चलो इसको सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, वी हैव वन इलिप्स, ए स्ट्रेट लाइन है जो अल्फा कॉमा 2 से पास कर रहा है, ठीक है, तो मान लो कहीं पे एक पॉइंट होगा अल्फा कॉमा 2, अब ये अंदर बाहर दोनों हो सकते हैं, सो इमीडिएटली विल ड्रॉ सम रफ पिक्चर, दिस मिड्स इलिप्स एट ए एंड डी, एक स्ट्रेट लाइन इलिप्स को ए और डी पे पास कर रहा है, एंड एक्स एंड वाई एक्सिस, तो ये मेरा एक्स एक्सिस होगा, ये मान लो वाई एक्सिस हुआ, और इसको मीट कर रहा है कहाँ, एट बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, तो एक्स को बी पे और इसको सी, तो मेरे पास 4 पॉइंट बना, ये पॉइंट पी है ऑलरेडी, राइट। नाउ व्हाट दैट टेलिंग, नाउ ये पी ए इंटू पी डी, पी ए इंटू पी डी,
is PB into PC, then alpha can lie in the interval. अच्छा, by PA into PD is PB into PC. सबसे पहले देखो ये डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? मतलब ये प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस, दे वांट दिस डिस्टेंस इनटू दिस डिस्टेंस फर्स्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस के बारे में ऑफ कोर्स आई विल नॉट एज्यूम लाइन टू इन द स्लोप फॉर्म, राइट? अगर मैं लाइन को y माइनस टू एम टाइम्स एक्स माइनस अल्फा भी कर लूँ, यहाँ से भी आ जाएगा। लेकिन आप इसके लिए तो तुम इसको सॉल्व नहीं करोगे, एलिप्स से पॉइंट AD निकालोगे, फिर डिस्टेंस रोल का यूज़ करोगे। अगर वो करोगे तो डेफिनेटली आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है एग्जामिनेशन में, यहाँ तक कि घर पे भी नहीं बनेगा, ठीक है? तो व्हेनेवर यू सी डिस्टेंस प्रॉपर्टीज, अब एक बच्चा बोल सकता है सर इट फील्स लाइक पावर ऑफ ए पॉइंट, टॉलमीज थ्योरम, पी इंटू पी बी इज BT का स्क्वायर, पी इंटू पी बी इज BC इंटू PC, लेकिन डायरेक्टली नहीं है क्योंकि इट्स नॉट ए सर्कल, तो आप उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ तो हम कर सकते हैं ना, आई कैन टेक अ रैंडम पॉइंट ऑन दिस लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, तो कोई भी पॉइंट इस लाइन पे क्या जाएगा, अल्फा प्लस आर कॉस थीटा कॉमा 2 प्लस आर साइन थीटा। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल सॉल्व दिस पॉइंट, रैंडम पॉइंट क्यू, सिंस दिस लाई ऑन इलिप्स, तो इसमें हम इलिप्स से सॉल्व कर देते हैं। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1 में इसको डालूंगा, तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक बनेगा आर में। इसे देखो, अल्फा प्लस आर कॉस थीटा होल स्क्वायर बाई 9 प्लस 2 प्लस आर साइन थीटा होल स्क्वायर बाई 4। अब मुझे क्या चाहिए, R1 प्लस R2, क्योंकि देखो ये पॉइंट P के सेम साइड में, तो मे बी बोथ इज पॉजिटिव बोथ इज नेगेटिव, सो मुझे तो चाहिए यहाँ से मॉड ऑफ R1 प्लस, सॉरी प्रोडक्ट ना, सो R1 R2 चाहिए, R1 R2 का मैग्नीट्यूड, दिस इज व्हाट आई वांट। अब विच इज वेरी इजी है, क्योंकि यह जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 अल्फा आर कॉस थीटा बाई 9 4 प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 आर साइन थीटा बाई 4 माइनस 1। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, उसमें कांस्टेंट टर्म आएगा c बाई ए, तो ए का वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बाई 9 प्लस साइन स्क्वायर बाई 4, ये दिखेगा, प्लस आई एम इंटरेस्टेड इन ओनली कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट क्या आएगा, आर वाले को छोड़ दो, कांस्टेंट विल गेट अल्फा स्क्वायर बाई 9 प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये गया। देखिए आप कैलकुलेशन बार बार चेक कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ। तो R1 R2 का मैग्नीट्यूड जो आया वो आ जाएगा c बाई अल्फा स्क्वायर बाई 9 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई 9 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 4, ठीक है? एंड दिस इज प्रिसाइजली पी ए इंटू पी डी, दिस इज पी ए। लेकिन अब गेम यही नहीं है, मुझे इक्वेट करना है, ठीक है ना? अब मुझे इक्वेट क्या करना है, मुझे इक्वेट करना है अब पी बी इंटू पी सी से। तो अब एक तो है जो फिर से ये लाइन का इक्वेशन लिख लो, जैसे इस लाइन पे कोई भी पॉइंट है अल्फा प्लस आर कॉस थीटा इंटू प्लस आर साइन थीटा, तो ये पी बी डिस्टेंस क्या आएगा, तो बी जब पॉइंट जहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो, तो 2 प्लस आर साइन थीटा को जीरो करो, वहाँ से आर का वैल्यू निकालो और वो आर को यहाँ पे पुट करो, तो वहाँ से फिर वो डिस्टेंस निकल जाएगा। और वी कैन डू स्मार्टली, देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इज ऑल्सो कर्व, आई कैन राइट दिस टूगेदर एज अ कर्व एक्स वाई इक्वल टू 1, sorry xy equal to 0, this will represent either x0 or y, so locus of xy equal to 0 will be pair of line। तो हम क्या करेंगे, अब मैं ट्रीट कर रहा हूँ इसको एक कर्व एक्स वाई इक्वल टू 0, और उससे फिर मैं उस एक्स वाई इक्वल टू 0 में, एक्स वाई इक्वल टू 0 में मैं ये पॉइंट डाल रहा हूँ, अल्फा प्लस आर कॉस थीटा एंड 2 प्लस आर साइन, अल्फा प्लस आर कॉस थीटा 2 प्लस आर साइन थीटा। अब यहाँ से भी इसका 2 रूट आएगा, ठीक है, R1 R2 तो क्या जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ब्ला ब्ला, और लास्ट में बटेगा 2 अल्फा 0, तो R1 R2 जाएगा हो जाएगा c बाई 2 अल्फा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। अब इस क्वांटिटी को इससे तो इक्वेट कर दो, जैसे इक्वेट करोगे तो तुम्हारे पास अल्फा आ जाएगा फंक्शन ऑफ थीटा, जो मैं यहाँ सॉल्व नहीं करने वाला हूँ क्योंकि बहुत ही सिंपल आएगा। और इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो शायद, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, जहाँ से आपको रेंज पता है, इट विल बी लेस देन इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर, ठीक है? तो ये एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था जिसको आप पोलर फॉर्म का यूज करके ही कर सकते हो, अगर आप वैसे नहीं करोगे तो फिर ये शायद बहुत लेंदी होने वाला है, ठीक? सो आई होप यू एंजॉयड दिस। अच्छा, एक बच्चा बोलेगा अगर एक्स वाई इक्वल टू 0 वाला आइडिया नहीं है तो फिर क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, क्योंकि आपको ये
आर निकालना है ना, तो ये R1 तो तुमको पता है, R1 कैसे आएगा, यहाँ से जो y कोऑर्डिनेट जीरो कर दो, 2 प्लस r साइन थीटा जीरो, तो दिस इज R1 व्हेन पॉइंट बी का y कोऑर्डिनेट है माइनस 2y साइन थीटा। अब मॉड लेते हैं बिकॉज डिस्टेंस पॉजिटिव। सिमिलरली R2 क्या होगा, x कोऑर्डिनेट को जीरो कर दो, तो माइनस मॉड ऑफ अल्फा बाई कॉस, तो फिर वही आ गया 2 अल्फा बाई मॉड साइन थीटा कॉस थीटा, देखो जो यहाँ लिखा हुआ, इनफैक्ट टू बी रिगर्स इट्स बी मॉड, और यहाँ पे मॉड का कोई मतलब ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, अब वो आपको मैं हिंट दे देता हूँ 11th कैसे करोगे। तो इस दोनों का जस्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, जो कि बहुत ही आसान है। इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट आ जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस 3/4x, और पॉइंट p जो आपको मिलेगा वो आ जाएगा प्लस माइनस 16/5। इज ब्लाइंड सॉल्विंग, देयर इज नो ब्रेन टू दिस। तो ऑप्शन बी और सी आने वाला है, आप चेक कर लीजिए। क्वेश्चन 12 का फिर से अगर आप चाहो तो मैं, okay, you try this question 12 by yourself. One hint is z1 cube plus z2 cube, अगर आप इसका एलसीएम लोगे प्लस z3 क्यूब, ये आने वाला है माइनस z1 z2 z3। इसका मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, एंड दैट्स आवर फेवरेट फॉर्मेट ऑफ लुकिंग एट दिस फॉर्मूला इज माइनस 4 z1 z2 z3 बनने वाला है, राइट। अगर मैं आप z1 प्लस z2 प्लस z3 को कुछ, क्योंकि इसी का रेंज पूछ रहा है, अगर मैं z मान लूँ, ओके, तो फिर यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा जेड क्यूब इक्वल टू, ये हो गया ना, यहाँ से बनेगा जेड क्यूब इक्वल टू z1 z2 z3 3z z बार माइनस 4। देखो ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अब मेरे पास दो केस होगा, अगर मॉड जेड 2/√3 से बड़ा है, दैट विल इम्प्लाइज मॉड जेड क्यूब इक्वल टू मॉड ऑफ 3 मॉड जेड स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ से आ जाएगा मॉड जेड क्यूब माइनस 3 मॉड जेड स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, दैट विल गिव मॉड जेड इक्वल टू 2 और मॉड जेड इक्वल टू -1। अब ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर ये होगा। फिर आप दूसरा केस ले सकते हो, केस 2, अगर मॉड जेड जो है वो 2/√3 के बीच में। अब ये आइडिया कैसे है, क्योंकि ये आइडिया यहाँ से आ रहा है, देखो ये क्वांटिटी पे, क्योंकि ये 3 मॉड जेड होल स्क्वायर माइनस 4, तो मैं एक बार में इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ, एक बार नेगेटिव ले रहा हूँ, पॉजिटिव से ये केस जनरेट होगा, ठीक है ना, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव ले रहा हूँ दो केस। तो यहाँ से आप फिर अगर ये वाले केस को एनालाइज करोगे, तो यहाँ से आ जाएगा मॉड जेड क्यूब इज 4 माइनस 3 मॉड जेड स्क्वायर, इस केस मेकिंग है सिर्फ, तो मॉड जेड का वैल्यू 1 आएगा और मॉड जेड -2 आएगा, चेक कर लीजिए। तो फाइनली मेरे पास जो मॉड जेड का वैल्यू है वो 1 पॉसिबल है और 2 पॉसिबल है, ये दोनों पॉसिबल। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, तो 1 और 2 दोनों ऑप्शन पॉसिबल। अब इस क्वेश्चन को अगर कोई बच्चा, ठीक है ना, डायरेक्टली z1 को e का पावर i थीटा 1 ले ले, z2 को e का पावर i थीटा 2 ले ले, z3 को e का पावर i थीटा 3 ले ले। अब इससे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये हो जाएगा लेंदी, ठीक है, क्योंकि अगर आपको कुछ नहीं पता है, सिर्फ इतना बचा है यूनिमॉडुलर मींस मैग्नीट्यूड इज 1 सप्लाई ऑन यूनिट सर्कल, z1 z2 z3, ठीक है। तो इस हिसाब से भी तुम इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हो, लेकिन उससे आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 13, द इक्वेशन ऑफ कर्व ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ इलिप्स अबाउट द लाइन। तो एक मेरा एक इलिप्स है और एक कोई लाइन है, तो फिर इसका रिफ्लेक्शन कुछ सपोज ये आएगा, इसका इक्वेशन पूछ रहा है। और देखो, तो बेसिक है, अगर मैं इसको y इक्वल टू एक्स में रिफ्लेक्ट कर दूँ, तो जो भी मेरा स्टार कॉमा हैश है इस इलिप्स पे, दैट विल बिकम हैश कॉमा स्टार, ठीक है। तो मैं उस ट्रिक का यूज़ करने वाला हूँ इस रिफ्लेक्शन के लिए। यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, या तो आप कोई दो पॉइंट को रिफ्लेक्ट करके फिर उसको कर लोगे, क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, ठीक है ना, या फिर क्या करते हैं, इस पर एक पैरामेट्रिक पॉइंट ले लेते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे x-4 को लेंगे 4 cos थीटा और y-3 को लेंगे 3 sin थीटा, तो x आ जाएगा 4 1 प्लस cos थीटा
और वाई इज 3 1 प्लस साइन थीटा। तो अब ये एक रैंडम पॉइंट ले लिया इस एलिप्स पे, फिर उस पॉइंट का इमेज ले लेगा और फिर उसको एलिमिनेट कर लेगा लोकस से, तो फिर तुम्हारे पास आंसर है। लेकिन अब इसमें स्मार्टनेस क्या है ना, देखो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, एक्स इक्वल टू और वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू, वाई इक्वल टू एक्स माइनस। तो अब मैं एक सब्सटीट्यूशन करता हूँ, एक्सिस को चेंज करता हूँ। अगर मैं कैपिटल एक्स को एक्स माइनस टू ले लूँ और कैपिटल वाई को वाई ले लूँ, तो मेरा इलिप्स का इक्वेशन भी चेंज हो जाएगा। देखो इलिप्स का इक्वेशन है एक्स माइनस फोर होल स्क्वायर बाई 16 और प्लस वाई माइनस थ्री होल स्क्वायर बाई 9। तो अब ये नया वर्ल्ड में क्या जाएगा, न्यू वर्ल्ड में, न्यू वर्ल्ड में ये गिवन इलिप्स जो है, बेसिकली मैं एक्सेस को ट्रांसलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो न्यू वर्ल्ड में स्मॉल एक्स क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स प्लस टू, तो ये कैपिटल एक्स माइनस टू होल स्क्वायर बाई 16, ये कैपिटल वाई रह जाएगा माइनस थ्री होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया ये इलिप्स का इक्वेशन न्यू वर्ल्ड में, ये वाला। तो इसका इमेज क्या हो जाएगा नए संसार में, y इक्वल टू एक्स में इसका इमेज जस्ट फ्लिप हो जाएगा, तो इटली y माइनस टू होल स्क्वायर बाई 16 प्लस एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर। फिर वापस तुम इसको डिकोड कर दो अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में, कैपिटल y के बदले फिर से क्या लिख देगा, स्मॉल y, सो y माइनस टू स्क्वायर बाई 16, कैपिटल एक्स के लिए x माइनस टू लिख दो, तो x माइनस फाइव होल स्क्वायर बाई 9। ठीक है, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। अब हमने क्या किया, आई होप ऑल ऑफ यू गॉट इट। और ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखो ये ट्रिक तुम कब यूज कर सकते हो, जब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स जो है, ठीक है ना, वो प्लस माइनस वन हो, एक्स प्लस माइनस अल्फा, तो फिर ये ट्रिक का यूज कर सकते हो। अगर कॉफिशिएंट कुछ और होता, अगर मैं रिफ्लेक्शन वाई इक्वल टू एक्स प्लस थ्री में देता, तो फिर तुम ये नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि फिर आपको रोटेशन भी करना होगा, ठीक है ना। सो ओनली ट्रांसलेशन विल नॉट गिव यू रिफ्लेक्शन, यू हैव टू डू रोटेशन ऑफ एक्सिस, क्योंकि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अगर चेंज हो जाएगा तो फिर ये रोटेशन फैक्टर जो आएगा, स्क्यूनेस डेवलप हो जाएगा सिस्टम, ठीक है। तो फिर ये ट्रिक काम नहीं करेगा कि लॉजिक है जो ये ट्रिक काम क्यों कर रहा है, क्योंकि ट्रांसलेशन जब एक्सिस, सिर्फ अगर एक्सिस का ट्रांसलेशन होता है, मान लो अगर ये है, इसका इमेज मैं यहाँ ले रहा हूँ इस लाइन में, ठीक है ना, जैसे y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स प्लस, तो अगर मैं इसको यहाँ पे भी ट्रांसलेट करूँ तो सर्कल का इक्वेशन भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, लेकिन इसका बेसिक ओरिएंटेशन में कोई डिफरेंस नहीं आया, इसीलिए मैं वापस रिस्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर तुम यही मान लो कोई कर्व है, इसको दूसरे लाइन हैविंग एम एक्स प्लस सी फिर एम इज मॉड एम इज नॉट वन, इसमें करोगे तो ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा। डिस्टॉर्ट मतलब सर्कल ऑफ कोर्स सर्कल ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जब आप इसको रिवर्स ट्रांसफॉर्म करते हो, जैसे वर्ल्ड में वापस इनवर्स ट्रांसफॉर्म करोगे, तो यू विल नॉट रीगेन द सेम स्ट्रक्चर, फॉर दैट यू हैव टू रोटेट द एक्सिस एज वेल। सो आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन था, क्वेश्चन टू को देखते हैं। जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो दैट मॉड जेड वन है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड क्यूब माइनस, ये चलो मॉड जेड वन है, तो मुझे पूछा जा रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड क्यूब माइनस जेड प्लस टू का होल स्क्वायर। एक तो फिर से, सो बेस्ड ऑन दिस रेस्ट्रिक्शन वी हैव टू मैक्सिमाइज इट। एक फिर से एक बच्चा सोचेगा जो, हाँ ठीक है, अगर तुमको मैक्सिमाइज करना है तो जेड को एक्स प्लस आई वाई कर लो। अब देखो ये तो सबसे गंदा तरीका है, क्योंकि दो वेरिएबल में जाओगे और फिर आपको परफेक्ट स्क्वायर करना होगा। सेकेंडली यहाँ पे क्यूब है, तो आपसे दो वेरिएबल हैंडल होगा ही नहीं जेई के सिलेबस में। अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव पर हो तो लैग्रेंजेस मल्टीप्लाई करके और पार्शियल डिफरेंशिएशन से आप कर सकते हो। लेकिन इसका स्मार्ट तरीका क्या, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो जितना कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस, उसके बाद स्टार्ट करना मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन। तो अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जेड क्यू माइनस जेड, अब देखो टू को लिख सकते हैं टू जेड जेड बार, क्योंकि मॉड जेड वन है, जेड जेड बार मॉड जेड स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया। इससे क्या फायदा आएगा, मैं जेड को बाहर ले सकता हूँ, जेड कॉमन ले लिया, तो मॉड जेड स्क्वायर अंदर बचा जेड स्क्वायर माइनस वन प्लस टू जेड बार। अब देखो मॉड जेड स्क्वायर वन था, तो गिवन एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा और आसान तरीका से लिख दिया। अब इससे क्या फायदा होगा, अब अगर मैं जेड को मान लो ई टू द पावर आई थीटा ले रहा हूँ, विच इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो जेड स्क्वायर क्या आ गया, कॉस टू थीटा प्लस आई साइन टू थीटा
और फिर वो बचा 2z बार 2 cos थीटा माइनस 2 y sin थीटा माइनस 1 का मॉड। ठीक है, रिमेंबर वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ दिस, तो स्क्वायर इसका लेना है। अब आपको पता है ये रूट ओवर हो जाएगा cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस आई कॉमन लीजिए sin 2 थीटा माइनस 2 sin थीटा होल स्क्वायर आई, बिकॉज मॉड इज एक्स का प्लस वाई। अब इसका फिर होल स्क्वायर है तो रूट तो गया। अब इसको एक्सपेंड करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 6 माइनस 2 cos 2 थीटा प्लस 4 cos 3 थीटा माइनस 4 cos थीटा। ठीक है, ये आप चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आप t को cos थीटा ले लो तो तुम्हारे पास ये जो फंक्शन बन जाएगा, ये फंक्शन बन जाएगा 4 टाइम्स 4t³ माइनस टी स्क्वायर माइनस 4t और प्लस 2। अब बस आपको कैलकुलस का यूज़ करना है तो एफ डैश टी देखने को मिलेगा 4 टाइम्स 12t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 4। यहाँ से 2 कॉमन उठा लीजिए माइनस टी माइनस 2, एफ डैश टी को 0 करो, ये 3 4 में जाएगा बिकॉज दिस 0 विल गिव यू 6t स्क्वायर 3t माइनस 4t माइनस 2 is 0, 3t कॉमन प्लस 2 minus 2t common will get 2t plus 1 and minus 2 common 2t plus 1 is 0. So either t is 2 by 3 or t is minus half. ठीक है, अब मैक्सिमम मिनिमम करने के लिए अब आप देख लीजिए डबल डेरिवेटिव जो होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये आप लोकल मिनिमा और अगर ये नेगेटिव है तो लोकल मैक्सिमम, दोनों पुट करके आप चेक कर लो कौन वर्क कर रहा है। और अगर आप इसको पुट करोगे तो ये गेट 13 है आंसर। तो ये बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था और जो कि कैलकुलस के रास्ते चले गया। ठीक है ना, क्योंकि अगर यहाँ पे जेड क्यूब के बदले जेड स्क्वायर होता है या सिर्फ लीनियर होता है तो आसानी से आप कर सकते थे क्वाड्रेटिक के फॉर्म में भी, लेकिन इसको कैलकुलस के फॉर्म से हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन भी इसका किया जा सकता है। ऐसे कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर मैं स्टार्टिंग में इसको लिखूंगा जेड क्यूब माइनस जेड प्लस 2 इंटू इस बार जेड बार प्लस 2, तो फिर तुम मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारे पास 9 टर्म्स होंगे, उसमें काफ़ी कुछ कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना, अब उससे भी तुम कर सकते हो क्योंकि ये तो प्योरली रियल होने वाला है, प्योरली रियल होने वाला है क्योंकि जेड इंटू तुम जेड बार कर रहे हो। ठीक है, तो वो भी कैलकुलेट करोगे तो फाइनली आप यहीं पे पहुंच जाओगे। लेकिन दिस इज अ फास्ट वे, जब कभी जेड का हाइयर पावर हो, जेड का पावर मान लो 5 है और मॉड जेड इक्वल टू 1 दे रखा है तो इसको तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो जेड बार से मल्टीप्लाई करके, ये आइडिया है। ठीक है ना, इसको आप चाहो तो पहले रिड्यूस कर लो या फिर हायर पावर्स को कॉमन ले लो, तो वही मैंने किया था यहाँ पे जेड क्यूब के बदले इस एक्सप्रेशन को पहले अच्छा दिखने के लिए स्क्वायर के फॉर्म में रख दिया। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट वाला भाई बहुत आसान है, आप आराम से कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखोगे, 5 cos थीटा 2 sin थीटा पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखो, सर्कल पर टेंजेंट है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर रेडियस आएगा। ठीक है, टेंजेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कहाँ मीट कर रहा है वो फाइंड कर लो, तो इसका आंसर जो आएगा आपके पास वो आ जाएगा 7, खुद से कर लीजिएगा। ये ऑक्सिलरी सर्कल का बेसिक कॉन्सेप्ट है क्योंकि या फोर्थ क्वेश्चन में सिंपली A2/A1 जो आएगा वो A/B आता है और A/B आप इसेंट्रिसिटी से फाइंड कर सकते हो क्योंकि A² इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस B² बाई इक्वल टू दिस, राइट, इलिप्स। मैं किस प्रॉपर्टी का बात कर रहा हूँ, अगर मैं ऑक्सिलरी सर्कल लूँ को भी यहाँ पे पॉइंट ले लो, ये जो रेशियो ऑफ डिस्टेंस होगा P1 और Q, ठीक है, ये किस रेशियो में होगा P1 QP, A/B के फॉर्म में होता है, ऑलरेडी आपको पता है, मतलब B/A के फॉर्म होगा ना, ये छोटा डिस्टेंस है तो P1 QP1 जो होगा ए के फॉर्म में होता है, उस रेशियो में इसको सिंक्रोनाइज किया जाता है। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन, इसेंट्रिसिटी ऑफ कर्व निकालने के लिए अब तुमको इसमें रोटेशन ऑफ एक्सिस लगाना पड़ेगा, रोटेशन ऑफ एक्सिस। उससे क्या करो तुम इसको इस फॉर्म में ले आओ, एक्स माइनस हैश होल स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर वाई माइनस स्टार होल स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर इक्वल टू
और जैसे ये दिखा तो फिर यहाँ से इसेंट्रिसिटी आ जाएगा 1 माइनस बीटा बाई होल स्क्वायर। ठीक है, तो अपन ने रोटेशन ऑफ एक्सिस लगा के आपको एक्स वाई टर्म को एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जो होगा वो तो ये कुछ कर्व होगा, एक रैंडम होगा, मान लो अगर ये इलिप्स या हाइपरबोला है, वो आप नहीं देख सकते हो कि ये एक हाइपरबोला है। ये क्या है? एक हाइपरबोला। क्यों? क्योंकि आप डेल्टा कैलकुलेट कर लो, नॉन जीरो है और एच स्क्वायर जो है ग्रेटर देन ए बी है। लेकिन अब ब्यूटी ऑफ दिस प्रॉब्लम वाज, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना आपको, क्योंकि वो कैलकुलेशन तो जेई के सिलेबस में है नहीं, रोटेशन ऑफ एक्सिस। तो फिर ये क्वेश्चन दिया क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पे ए प्लस बी जो है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, वो भी जीरो है। तो ए प्लस बी जीरो है, डेल्टा जीरो नहीं है, और एच स्क्वायर ए बी है, मतलब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी क्या होता है? √2 होता है, तो ये तो डायरेक्ट आ जाएगा √2, सो यू डोंट नीड एनी कैलकुलेशन। 6 क्वेश्चन में बोल रहा है इफ नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल विच आर नॉर्मल टू इलिप्सिस की, तो इक्वेशन नॉर्मल क्या होगा? इक्वेशन नॉर्मल इलिप्स में अगर मैं बात करूं तो विच इज 3x सेकेंड थीटा माइनस 2y कॉस सेकेंड थीटा इक्वल टू 5। अब अगर ये सर्कल पर टेंजेंट है तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर विल बी रेडियस, तो फिर 5/√9 सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ये कितना जाएगा +4 कॉस सेकेंड स्क्वायर थीटा, ये आ गया तुम्हारा √3। लेकिन अब तुमको पता है 9 सेकेंड स्क्वायर थीटा +4 कॉस सेकेंड स्क्वायर थीटा जो है वो तुम्हारे पास आ गया 25। ये ना इसका जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है, तो यहाँ तो कोई थीटा ही एग्जिस्ट करेगा, थीटा एम्प्टी सेट हो गया, ये इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि आप 10 आउट कॉट के फॉर्म में इसको ले चलो, सेकंड स्क्वायर थीटा का लिख लो 1 + 10 स्क्वायर थीटा, कॉस सेकंड स्क्वायर थीटा को 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, एमजीएम लगाओ, ये देखो मिनिमम से कम है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, तो ये तो आंसर हो गया 0, ऐसा कोई टेंजेंट ही नहीं है, 0 आंसर। तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन, और ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे, इसमें लेवल ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी सही थे जिसको हमने सॉल्व किया। ठीक है, अब आप कोई बोलोगे जो सर आप ये दोनों क्वेश्चन को तो सॉल्व किए नहीं, क्वेश्चन 10 ईजी है बाबू, ये खुद से आप कर लो, इसमें जस्ट एंगल इनइक्वालिटी लगा लेना। और क्वेश्चन 9 जो है उसका मैं अगर आपको हिंट दे दूँ तो इक्वेशन नॉर्मल टू हाइपरबोला, हाइपरबोला क्या है? एक्स वाई इक्वल टू 4, तो इस पर कोई भी पॉइंट 2t 2/t में ले सकता हूँ। अब नॉर्मल का इक्वेशन लिखोगे dy/dt फाइंड कर लो एट दैट पॉइंट 2t पे, स्लोप आ जाएगा, नॉर्मल का इक्वेशन लिख लो, उसको पास करवाओ -10 -16 से, एक 4 डिग्री में इक्वेशन आएगा। ठीक है, मान लो उसका √t1 √t4 कुछ आएगा। अब सर्कल को जनरल फॉर्म में लिख लीजिए, x² + y² + 2x + 2, फिर उसको भी 2t 2/t से पास करवाइए, उसका भी रूट्स आएगा t1 t2 t3 और कुछ t4, तो वहां से उस दोनों रूट्स को रिलेट करो, लोकस ऑफ सेंटर क्या हो जाएगा -g -f, तो सेंटर भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे लाई कर जाएगा, ये आप चेक कर सकते हो। इसका जो सेंटर आएगा वो x + 5 और y + 8 = 4 पे लाई करेगा, और चूंकि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो इसेंट्रिसिटी तो √2 ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ए और सी, एंड दिस आई वांट यू टू डू बाय योरसेल्फ। अच्छा, सम ऑफ यू माइट बी आस्किंग सर इसका पीडीएफ, तो आई एम सॉरी इसका पीडीएफ हम आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वी हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू द कोचिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है ना, तो इस क्योंकि ये रिसेंट टेस्ट है, ये आजकल में ही हुआ है टेस्ट, तो इसका भी रिसेंटली मैं आपको पीडीएफ शेयर नहीं कर पाऊंगा फिलहाल। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको इस टाइप का और कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ स्टे ट्यून टू द चैनल और इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपके जेई प्रिपरेशंस में 4 चांद लग जाएंगे, 8 चांद लगे, और आप काफ़ी कॉन्सेप्ट्स को हैंडल करना सीख जाइए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।